नमस्कार बच्चों, मैं लालचंद कहार, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। हम लगातार इन व्याख्यानों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, गीत फरोश, उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। और व्याख्या का ये आज का जो हमारा व्याख्यान है वो भी व्याख्या पर ही केंद्रित है, और आज ये व्याख्या का अंतिम व्याख्यान होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कविता पूरी हो जाए। मैं शुरुआत करता हूँ आज की इस व्याख्यान की। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखलाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। कवि कहता है कि मेरा तो काम बस लिखता ही रहना तो है, मैं हमेशा लिखता ही तो रहता हूँ, और तरह तरह के गीत मेरे ऐसे ही बन जाते हैं। मेरा काम तो लिखना है, और मैं हमेशा कुछ न कुछ लिखता ही रहता हूँ। ये बात कवि अपने ग्राहक को कह रहा है कि आप चिंता ना करें, आपकी रुचि और आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं गीत लिख सकता हूँ। आप जैसा गीत चाहें मैं ऐसा आपको सामने पेश कर दूँगा। बस आप आदेश दीजिए कि आपको कैसे गीत की ज़रूरत है, बस कैसा गीत आप चाहते हैं, क्योंकि मैं तो रात दिन लिखता ही रहता हूँ, मेरा तो काम ही लिखना है। और मुझे इस लिखते रहने में हर तरह की गीत लिखने की मेरी आदत हो गई है, मुझे अभ्यास हो गया है, और मेरे नियमित लिखने से विभिन्न प्रकार के गीतों का मेरे पास भंडार जमा हो गया है। उस भंडार में से आपके लिए जो भी गीत होंगे आपकी ज़रूरत के मैं दे दूंगा, और नहीं होंगे तो नहीं लिख दूंगा। गीत लिखना तो अब मेरा काम हो गया, और इस काम में मैंने महारत हासिल कर ली है। लगातार कई समय से, लंबे समय से, कई वर्षों से, कई दिनों से, महीनों से मैं ये गीत लिख रहा हूँ। तो अब तो मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी अवसर के लिए गीत में लिख सकता हूँ, और ये मेरा प्रिय काम है, इसलिए अब मुझे करने में अब आनंद भी आता है। अगर कोई गीत किसी विषय पर बन नहीं पाता है तब मैं जैसे तैसे उसको भी लिख डालता हूँ। रूठे हुए गीतों को मना लेता हूँ। कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो मेरे से रूठ जाते हैं, मेरे पास ही नहीं आना चाहते, और मेरे से लिखे ही नहीं जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, उनको मनाता हूँ, और उनको जैसे तैसे अपने पास लाने की कोशिश करता रहता हूँ। आपकी जैसी रुचि हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो, जैसी आपकी मांग हो, और मैं आपको वैसे ही गीत आपको ला कर दे सकता हूँ, लिख कर दे दूँगा। इसमें मेरी रुचि का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो आदेश को पालन करने वाला कवि हूँ। आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसे गीत लिख दूँगा। इसमें मेरी अनुभूति, मेरी रुचि, इस लाइन में कवि अपनी मजबूरी को व्यक्त करने की, इसमें मेरी रुचि का, मेरे भावनाओं का की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तो परवाह ही ना करें आप। यानी कि एक कलाकार कितना विवश हो जाता है, कितना मजबूर हो जाता है कि वो अपनी कला के लिए खुद को भी पात्र नहीं मानता है, और वो कहता है कि आप मेरी मर्जी की परवाह न करें, आप तो अपनी मर्जी बताएं, क्योंकि मुझे तो अपने ग्राहक के हिसाब से रचना करना है, न कि मेरे अपने मन के हिसाब से, मेरी रुचि के हिसाब से रचना करना है। देखिए, कोई कलाकार जब विवश होकर कोई कार्य करता है तो ऐसी ही दशा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि
विवशता हमें न जाने क्या क्या काम करा देती है। तो विवश होने पर, परवश होने पर, मजबूर होने पर हम वो भी काम करते हैं जो हमारे स्वभाव में नहीं है, जो हमारी आदत में नहीं है, जो हमें करने अच्छे नहीं लगते। कवि फिर आगे कहता है कि अगर आपको इस गीतों में के ढेर में से कोई पसंद नहीं आया, जैसे कोई कपड़ों का ढेर, कपड़ों का व्यापारी कपड़ों का ढेर लगा देता, साहब ये देखिए, वो देखिए, वो देखिए, और वो कहता साहब आपको इस ढेर में से कोई पसंद नहीं आया तो मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे कपड़ों का ढेर हटा दिया सामने से, फिर नया कुछ स्थान खोल दिया, वैसे ही यहाँ कवि भी कह रहा है कि मैं इस जो ढेर लगाया रखा है मैंने आपके सामने, इस ढेर को चाहो आप कहो तो मैं हटा दूँ, आपकी पसंद नहीं आई तो मैं हटा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके ग्राहक की मर्जी है। ग्राहक को अगर पसंद नहीं आया तो मैं उसको सामने से हटा देता हूँ, और जो मुझे उसे मेरे गीत पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं ये उसकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। अगर आपको भी मेरे गीत पसंद नहीं आए तो मैं इन गीतों को हटा देता हूँ। चलिए मैं और आपको एक गीत और दिखा देता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। मेरे पास एक और गीत रखा हुआ है, मैं आपको के अनुकूल एक अंतिम गीत निकालता हूँ जो आप हो सकता है आपके लिए सूट करता हो, सूटेबल हो आपके लिए, उपयुक्त हो आपके लिए। कवि ग्राहक को रिझाने और गीत बेचने की कला में अब एक तरह से पारंगत है, निपुण हो गया है वो। यानी कि जिस प्रकार कोई अच्छा व्यापारी किसी वस्तु को बेचने में पारंगत हो जाता है और ग्राहक को खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसे ही हमारा कवि भी खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए ग्राहक को रिझा रहा है और उसको कह रहा है कि बस एक अंतिम गीत है मेरे पास जो आपके लायक है, बस केवल आप जैसे सज्जनों के लिए, आप जैसे कदरदानों के लिए, जो इस मेरी कला की कदर को समझते हैं, उनके लिए मैंने बचा कर रख रखा है। आपका वो तो मैं निकालूं। और ये सारी कला एक मजे हुए व्यापारी में ही आ सकती है जो ऐसी बात कहता है तो ग्राहक खुश हो जाता है। देखो मुझे थोड़ा अति विशिष्ट होने का उसे गौरव प्राप्त हो जाता है, और अति विशिष्ट होने की उस गौरव से मैं के प्रभाव में आकर वो उस वस्तु को खरीद लेता है, उस गीत को खरीद लेता है, कविता को खरीद लेता है, या कोई और भी चीज़ होती है उसको खरीद लेता है। वैसा ही व्यापारी हमारा कवि बन गया है और वो अपने इस व्यापार में, कविता के व्यापार में, गीत के व्यापार में पारंगत हो गया। वह समझता कि मेरा गीत इन्हें पसंद ना आया, हो सकता है आपको मेरे ये सारे गीत आपको पसंद नहीं आ रहे हो, लेकिन आपके घर के अंदर भी कोई लोग बैठे हों, जो सदस्य बैठे हों, उनको पसंद आ जाए। उनसे जाके एक बार पूछो उनको पसंद आ जाए। इसलिए वह कहता है कि मैं नया गीत निकालता हूँ, घर के जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे पूछ के आ जाओ कि वो लोग, यानी कि अपने व्यापार करने की हर प्रकार की जो चालाकियाँ हैं, उस चालाकियों में हमारा कवि भी पारंगत हो गया है और कह रहा है कि कोई बात नहीं, मेरा गीत आपको पसंद नहीं आया, हो सकता है घर के किसी व्यक्ति को पसंद आ जाए, आप घर के अंदर जाओ और पूछाओ। इतनी चालाकी एक सीधे सरल और सहृदय कवि में नहीं आ सकती, ये तो किसी व्यापारी में ही आ सकती है। और एक व्यापारी अपने व्यापार की कला में जितना पारंगत होता है वो व्यापार ही कर सकता है, वो भावनाओं में को नहीं समझ सकता। तो जो कवि, जो गीतकार, जो कवि, लेखक, कलाकार जब व्यापारी बन जाते हैं तो भावना शून्य हो जाते हैं और उनका हृदय भावनाओं से रिक्त हो जाता है। बस उनका दिमाग ही चलता है, और वो किसके लिए चलता है? व्यापार में दिमाग चलता है किसके लिए? पैसे के लिए, धन के लिए, अर्थ के लिए। वैसे हुजूर फिर आगे कहते हैं कि गीत बेचना बिल्कुल पाप है। कवि अपने ग्राहक को कह रहा है, गीतकार कभी अपने गीतों का सौदा नहीं करता है, कभी किसी को अपने गीत नहीं बेचता है, कभी बाजार का हिस्सा नहीं बनता है, और नहीं वह अपने गीतों की शक्ल बाजारू बनने देता है। वह अपनी प्रतिभा और मूल्यों के अनुकूल गीत लिखता है। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं गीत बेचता हूं। परिस्थितिवश हार कर, लाचार होकर, मजबूर होकर जिंदगी को चलाने के लिए, आजीविका के लिए गीत बेचता हूँ। कवि अपने ग्राहक को अपनी मजबूरी में बता देता है, लेकिन जो अच्छा व्यापारी होता है वो कभी अपनी मजबूरी नहीं बताता है। व्यापारी तो हमेशा चालाकी से ही अपने ग्राहक को अपने जाल में फंसाता है, लेकिन कवि अपनी मजबूरी भी अपने ग्राहक को बता देता है कि मैं मजबूर होकर ये गीत बेच रहा हूँ। मुझे पता है कि गीत बेचना, कला को बेचना, कविता को बेचना पाप है। गीतों का सौदा करना
बुरा है, गीतों को बाज़ार में लाना बुरा है, और उनको बाज़ारू शक्ल देकर बाज़ार में पेश करना ये भी बुरा है। मैं तो हमेशा अपनी प्रतिभा और अपने मूल्यों का अनुकूल गीत लिखता हूँ, लेकिन मैं मजबूरीवश प्रतिभा और मूल्य के विपरीत भी गीत लिख रहा हूँ। तो ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी ज़िंदगी और को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत को देखते हुए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरी मजबूरी को समझ के ले लीजिए, और इस प्रकार आप कोई ना कोई गीत तो खरीद लीजिए। और इस प्रकार जब मेरे गीतों पर, मेरे मूल्यों पर, मेरी प्रतिभा पर बाज़ार और व्यावसायिकता का आवरण चढ़ गया, तब तरह तरह के काम के, बेकाम के, मैंने हर तरह के गीत लिखे हैं साहब। जब मजबूरी में मैंने कलम चलाने शुरू की तो ऐसे गीत भी लिखे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। काम के गीत हैं वो भी लिखे हैं, बेकाम के गीत हैं वो भी लिखे हैं, छंद युक्त गीत भी लिख डाले मैंने, छंद विहीन गीत भी लिख डाले मैंने। सभी तरह के गीत मेरे से अब तो बन जाते हैं, मैं लिख देता हूँ और एक फेरी वाले की तरह इन गीतों को बेचता हूँ। जो ग्राहक को पसंद आ जाए वो बिक जाते हैं, जो ग्राहक को पसंद नहीं आए वो पड़े रहते हैं। आपको कौन सा पसंद आ रहा है, आपको कौन सा चाहिए, क्या आपको पसंद आया या नहीं आया? मैं जो अगर नहीं आया तो नया दिखाता हूँ, आ गया तो इसका मोल दे दीजिए, और मैं आगे बढ़ता हूँ। और फेरी वाला की तरह और गीतकार फेरी लगा लगा के लोगों को रिझा रिझा के, लोगों को खरीदने के लिए उत्साहित करके अपने गीत बेचने की कोशिश करता है। तो बच्चों, ये कविता हमें ये दिखाती है कि एक कलाकार जब समाज में रहते हुए अपनी कला को बेचने पे मजबूर हो जाता है, और वो इस व्यवस्था में अपनी आजीविका चलाना भी जब उसको मुश्किल हो जाती है, ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाती है, यानी कि 2 टाइम का खाना भी उसको नहीं मिलता है, तब वो अपनी कविता को बेचने की ही सोच सकता है, अपनी कविता को वो बाज़ार में ले जाने के लिए सोच सकता है। और जब ये ऐसी समस्या किसी भी व्यक्ति के सामने आएगी तो बड़े से बड़ा कलाकार भी अपनी कला को बेचेगा, और उसके लिए आजीविका के लिए वो सब कुछ काम करेगा जो एक व्यापारी करता है। गीत बेचना पड़े तो गीत भी बेचेगा, लेकिन समाज उसकी कला को नहीं समझ रहा है, उसकी बस जो मजबूरी है उसको नहीं समझ रहा है, और उसको अपने पापी पेट के लिए, अपने आजीविका चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए इन गीतों का सौदा करना पड़ता है। समाज को कला की कोई समझ नहीं है। कला तो बस केवल कला के समीक्षकों के लिए ही है, क्योंकि समाज तो चलताऊ चीज़ें चाहता है, बिकाऊ चीज़ें चाहता है, जो थोड़े समय के लिए चले, लोगों को का मनोरंजन करे और उसके बाद में लोप हो जाए। जब जिस समाज में इस तरह का भाव आ जाए, वातावरण बन जाए, तब ये समझ लीजिए कि ये समाज कला की कदर नहीं करता है। और जब व्यक्ति और समाज कला की कदर नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि उनका जीवन सामान्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के रूप में पशु है। और जब वो पशु जिस तरह का व्यवहार करता है कि खाता है और सोता है, कमाता है, खर्च करता है, लेकिन हृदय के उदात्त भाव की उसको समझ नहीं होती है। ये उदात्त भाव की समझ, सौंदर्य बोध की समझ, मानवीय मूल्यों की समझ, एक कलाकार के भावनाओं की कद्र एक सहृदय मानव ही कर सकता है। लेकिन जो बाज़ार में बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो बस मुनाफे की बात करता है, और जब ज़िंदगी चलानी मुश्किल हो जाती है, जीवन का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, तो कला साथ छोड़ देती है और व्यावसायिकता का दामन पकड़ना पड़ता है। गीत फरोश के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने भी उसी समस्या की ओर इशारा किया है कि जितने भी जो कवि हैं, कलाकार हैं, गीतकार हैं, वो बाज़ार में क्यों आएँ? क्योंकि उनकी कोई न कोई मजबूरी रही है। वो बाज़ार में आकर अपनी कला को बेचने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्योंकि उनको जीवन चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो वो उस कला के माध्यम से ही वो कुछ पैसा कमाना की सोचते हैं। और बाज़ार में आने के बाद में तो जैसी जैसी ज़रूरत बाज़ार को होती है वैसी वैसी चीज़ें कवि को, गीतकार को
लिखनी पड़ती है। और यहाँ पर मैंने एक बार फिर मैं याद दिला दूँ कि फ़िल्मी दुनिया के अपने अनुभवों के आधार पर जब उनको जो जितने कष्ट हुए थे, जितनी पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा की उपज है ये कविता। अगर वो फ़िल्मी दुनिया में नहीं जाते, वहाँ संवाद और गीत लेखक के रूप में काम नहीं करते, तो शायद गीत फ़रोश कविता का जन्म ही नहीं होता। क्योंकि वहाँ उन्हें गीत बेचने वाले गीतकारों के दर्द को नज़दीक से देखा है और खुद भी भोगा है। जो व्यक्ति जिस दर्द को भोग के आता है, जिस दर्द को देख के आता है, जिन लोगों की मजबूरियों को आँखों से देखता है, उस मजबूरी पर वो अपनी कलम बड़ी ही बेबाकी से चला सकता है, चाहे उसके लिए अपने आप पे ही व्यंग क्यों नहीं करना पड़े।